اقدامات कर रही है, कोशिश कर रही है कि कोरोना को कम्बैट किया जाए। और इन 3 माह में यकीनन पूरे पाकिस्तान में जो प्री कोरोना एक सिनेरियो थी, जो सूरत हाल थी, जो ज़िंदगी जिस तरह रवां दवा थी, यकीनन वो मुतासिर हुआ। और नए टर्म्स, नए इस्तिलाहात, नए ज़ाविये और नई ज़िंदगी के अंदाज़ जो है पूरे दुनिया में मुतारिफ़ होना शुरू हुए। पाकिस्तान ज़ाहिर है कोरोना पूरी दुनिया में फैला है, पाकिस्तान भी इससे महफूज नहीं रह सकता था, बलूचिस्तान भी महफूज नहीं रह सकता था। तो गवर्नमेंट ये कर सकते थे कि कोरोना को प्रिवेंट किया जाए और कोरोना के तदारुक के लिए अपने आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। और यही हमने किया, यही बाद अज़ां दीगर सूबों ने भी किया। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट चूँकि सबसे पहले कोरोना को कम्बैट करने के लिए हम जाकर आगे हमने अपने सर्विसेज फराम किए थे। और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का एक विज़न है, उसी वक्त उन्होंने ये कह दिया था कि अब ये कोरोना जो है पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगी, बलूचिस्तान इससे मुतासिर होगा। लिहाजा प्रीएम्प्ट करते हुए हमने आइसोलेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। हमने जो क्वारंटाइन सेंटर्स है वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। मजमूई तौर पे आज तक 6 अरब रुपए कोरोना को कम्बैट करने के लिए एक बजट हमने रिलीज़ किया है। और इसमें जो प्रोक्योरमेंट्स हमने किए हैं, इसमें जो मेडिसिन्स हमने प्रोक्योर किए हैं, मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ में बेड्स जो हमने प्रोवाइड किए, राशन प्रोवाइड की, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये सारा इसी पैकेज का हिस्सा है। इसमें PPEs हैं, इसमें मास्क हैं जो हमने प्रोक्योर किए हैं। और अपने डॉक्टर्स को, अपने मुख्तलिफ़ दफातर में पब्लिक को ये फैसिलिटीज़ हम फराम करते रहे। आज ये जो लॉकडाउन है जिसको हमने स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया और इसका दूसरा फ़ेज़ है, मुख्तलिफ़ मराइल से गुज़रते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। और अब तो हमारे आवाम को भी किसी हद तक ये समझ आ चुकी है कि कोरोना की हकीकत क्या है। गो कि उसका अय्यत और उसके जो करैक्टरिस्टिक है वो तो एक्सपर्ट समझते हैं, लेकिन आवाम को आज की तारीख़ में इतना ज़रूर पता है कि कोरोना अब एक वबा है। और जो लोग अपनी जान जिनको प्यारा है, संजीदगी का जो मुजाहरा करते हैं, अपने फैमिलीज़ की ज़िंदगी जिनको प्यारे हैं, वो SOPs का ख्याल रख रहे हैं, वो मास्क भी पहनते हैं, 1 मीटर मिनिमम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पर भी अमल दरामद करते हैं। लेकिन बाज़ हमारे ऐसे लोग आज भी हैं जो कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे और या साजिश कह रहे हैं इसको, या कहते हैं झूठ है। शहरी इलाकों की हद तक तो ये लोग पहले जो ये इस्तिलाहात इस्तेमाल करते थे अब नहीं करते, अब लोग इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। और कोरोना बलूचिस्तान में भी तेज़ी से फैलती जा रही है और अमवात में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो अपनी तैयारियां की हैं, तैयारियों के साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि जो ज़िंदगी है लोगों का वो भी रवां दवां रहे। क्योंकि सिर्फ पहले 2 माह जो हमने लॉकडाउन किया उसमें 5,20,000 हाउस होल्ड्स वो अपनी किफ़ालत, अपने किचन चलाने के पोजीशन में नहीं थे और अपनी किफ़ालत के लिए रियासत की तरफ देख रहे थे। अगर इसको 2 माह मज़ीद हम एक्सटेंड करते तो 17,71,000 हाउस होल्ड्स वो मज़ीद गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। और जिसका ये मतलब है कि 19 लाख हाउस होल्ड्स आपके पूरे बलूचिस्तान में हैं, जिनमें सिर्फ 1,30,000 हाउस होल्ड्स अपनी किफ़ालत खुद कर सकते थे, बाकी सब की ज़िम्मेदारी रियासत की होती। और रियासत ने, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने राशन फराम किए हैं, लोगों को हमने असिस्ट किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने असिस्ट किया है एहसास प्रोग्राम के तहत। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़िंदगी रवां दवां रखना था वो भी ज़रूरी थी। ताजिर तंजीमों ने, आवाम का भी ये डिमांड था, लिहाजा हमने मार्केट भी रिलैक्स किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रिलैक्स हुई। अब जो है परसों से जो नोटिफिकेशन हुआ इसके तहत जो रिक्शाज़ हैं और जो लोकल बसेस हैं, इंटरसिटी, उनको भी मूवमेंट की इजाज़त दे दी गई है। ज़ाहिर है हमारे जो लोग जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक़ है, वो सुबह कमाते हैं, शाम को अपने घर में अपने बच्चों को वो खाना खिलाते हैं। इसी तरह लोकल बसेस में भी जो ड्राइवर्स हैं उनका अमला है वो भी डेली वेजेस पे ही काम करते हैं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हमने ये रिलैक्सेशन फराम की। और रेस्टोरेंट्स के हवाले से भी हम ये देख रहे हैं सूरत हाल को। टेक अवे सर्विस तो ऑलरेडी उनको परमिशन ग्रांट की गई है, मज़ीद भी
यानी आउटडोर जो डाइनिंग है उसके SOPs पे हम काम कर रहे हैं, देखते हैं कि कितना वो काबिल अमल होगा, कितना वायबल होगा, कितने SOPs पे अमल दरामद मुमकिन होगा, उसको देख रहे हैं और उस ज़मीन में भी हम फैसला करेंगे। उसके अलावा मैरिज हॉल्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स आज भी बंद हैं, 144 इम्पोज्ड है, इज्तमाहात पे पाबंदी है और जो हमारे सरकारी और प्राइवेट दफातर हैं एसेंशियल सर्विसेज डिलीवरी के अलावा तमाम वो भी बंद हैं और कुछ बजट और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं सेक्रेटरीट के उन्हें खोल दिया गया है। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कल नोटिफिकेशन जारी किया कि किसी भी सरकारी इदारे में, किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई भी शख्स मास्क के बगैर, चाहे उस दफ्तर का अमला है या कोई विजिटर है, वो दाखिल नहीं हो सकेगा। तो गवर्नमेंट अपने तौर पे हम तो ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस भी दें, लोगों को पाबंद भी करें। हमने डिसीजन भी लिए, मैंडेटरी मास्क पहने का 18 अप्रैल को हमने डिसीजन लिया। हमने वो लोग जिन्होंने SOPs को फॉलो नहीं किया उनको अरेस्ट भी किए। अब तक जो है इस तरह के 26,000 अफराद बलूचिस्तान गवर्नमेंट SOPs की वायलेशन पे हमने अरेस्ट किए हैं। 754 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं। 5,607 अफराद को जो है चालान किया गया है और इसी तरह जो है 1158 जो शॉप्स हैं वो सील किए गए हैं। 225 शॉप्स को जो है चालान किया गया है और 16,350 अफराद को वार्निंग जारी करने के बाद रिलीज़ किया गया है। तो ये है बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो हम कर सकते थे। मज़ीद भी हम सख्ती करेंगे, लेकिन ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये हर फ़र्द की ज़िंदगी का मसला है। हर फ़र्द को अपनी ज़िंदगी को अहमियत देना होगा, अपने फैमिली को अहमियत देना होगा। हमारे वो ख़वातीन जो पहले भी मैंने जिक्र किया है कि 21% उनकी एक शरह थी कोरोना पॉजिटिव, लेकिन जब हमने लॉकडाउन किया है, स्कूल बंद, तालीमी इदारे बंद, वर्किंग लेडीज़ जो है जब दफातर बंद है, ज़ाहिर है वो घरों में है, ये कैसे पहुंचा? 7% हमारे बच्चे 1 से 10 साल वो कैसे कोरोना से मुतासिर हुए? 42% हमारे जो जवान हैं जो 21 से 40 साल एज ग्रुप है, 42% उसमें इसकी शरह है। 6.5% हमारे जो 60 प्लस जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और जिनमें जो ज़्यादा वल्नरेबल है टू कोरोना, हम उनका भी ख्याल नहीं रखते। हमारे बुज़ुर्ग ज़ाहिर घरों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे बुज़ुर्ग नहीं घरों से नहीं निकलते हों, कैसे पहुंचा कोरोना? तो इस जिम्मेदारी को खुदारा हमें आप सबको महसूस करना चाहिए। कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी जो है 34,000 जो टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं अभी तक, उसमें 7,335 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं और ये बनते हैं 22%। ये 13% का एक शरह हुआ करता था, अब ये 22% पे पहुंचा है। अगर हमारी यही सूरत-ए-हाल रही तो ये बढ़ता ही जाएगा। और इसी तरह जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, चूँकि हमने उसको बढ़ा दिया है, कल 1,025 टेस्ट कंडक्ट हुए जिनमें 304 केसेस जो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए और जो बनते हैं 30%। अब पर डे अगर टेस्टिंग के बाद 30% उसमें पॉजिटिव शरह आना शुरू हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मामला कहाँ जाकर रुकता है। पहले हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट्स वो कोरोना से मुतासिर थे, आज की तारीख में अब वो 29 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। हार्डली आपके 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे केसेस अब तक रिपोर्ट नहीं हुए, यानी पूरे बलूचिस्तान में आलमोस्ट कोरोना वो पहुँच चुका है। अब आपने तय करना है, आवाम ने तय करना है कि हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें या फिर मामलात ज़िंदगी के साथ साथ वो SOPs पे अमल दरामद करें। एंड ऑफ द डे चूँकि न मेडिसिन है न वैक्सीन है, अब तक तो कुछ नहीं आया। आ जाता ये बजट जो अभी बनने जा रही है, हम इसमें 1 रुपया भी किसी सेक्टर में नहीं लगाते। सारा जो है वैक्सीन और मेडिसिन के लिए हम मुख्तस करते हैं, अपने लोगों को फराम करते हैं, लेकिन अब तक है ऐसा कुछ है नहीं। अत्ता कि हमारे लोग जो लॉकडाउन के अवाइल में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी हमने किया, तब भी प्रॉपर SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे। आज भी हम मुकम्मल लॉकडाउन करें, लोगों को घर में भी मुक़य्यद करें, घरों में भी बिठाएं, मोहल्लों तक तो हमारा इख्तियार ज़रूर होगा कि पुलिस जो है हमारा किसी को मोहल्ले में बैठने की नहीं देगा, लेकिन जो हमारे मेहमान खाने हैं, जो हमारी मेहमान नवाजी है, जो हमारे बैठक हैं, वहाँ पे हम अपने दोस्तों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और वहाँ पे हमारे जो एक सोशल गैदरिंग है, गपशप का, वो वहाँ चलता रहेगा और वहाँ से भी जो कोरोना एक दूसरे को जो हम ट्रांसमिट कर रहे होंगे और फिर जब
घरों में जाएंगे, फैमिली, बच्चों को, बुजुर्गों को हम ट्रांसमिट कर रहे होंगे, तो इसका ये मतलब है कि कोरोना के प्रिवेंशन के लिए जो फ़र्द की जिम्मेदारी है वो बड़ी है। गवर्नमेंट ने अपने तौर पे कोई एक शख्स मुझे बताए कि किसी एक सेक्टर में लूप होल्स हो। हमने 6500 लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए, 1650 अफराद के लिए वेल फैसिलिटेटेड 71 आइसोलेशन फैसिलिटीज इस्टेब्लिश्ड हैं। आपके 71 फैसिलिटीज में सिर्फ 3 में आज की तारीख में आपके पेशेंट्स हैं, बाकी तमाम लोग जो है वो अपने घरों में होम आइसोलेशन में। वेंटिलेटर्स की हमें कमी का सामना था, वो हमने उसको इन्हांस किया है, उसको बढ़ाया, तकरीबन 100 के करीब जो हमारे इन्वेसिव वेंटिलेटर्स हैं, नॉन इन्वेसिव है, बाईपैप, सीपैप, पोर्टेबल, डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स, ये हमने इस्टेब्लिश किए हैं। 10 वेंटिलेटर्स एनडीएमए ने, उनका हम शुक्रगुजार है, उन्होंने फराम किया बहुत देर बाद। हमने ज़्यादा का मुतालबा किया था, 145 का हमारा हमने गुजारिश की है कि वो हमें फराम करें, 10 बहरहाल पहुँच गए। ये हम आपको इस्टेब्लिश करके दे रहे हैं हॉस्पिटल्स में। इसी तरह एक लेबॉर्ट्री से हमने शुरुआत किया, आज 4 लेबॉर्ट्रीज़ में आपके टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट 100% फ्री सबको टेस्ट करके हम दे रहे हैं। कोई पूरे बलूचिस्तान में एक प्राइवेट लैब भी नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है। 6 अरब रुपए मैंने जिक्र किया कि हमने इन ऑपरेशंस के लिए, इन अरेंजमेंट्स के लिए ऑलरेडी हमने रिलीज़ किए हुए हैं। मज़ीद 13.33 अरब का एक पूरा फ्यूचरिस्टिक जो पैंडमिक के रोकथाम के लिए, तदारुक के लिए एक पूरा एक प्लान है, एक प्रोजेक्ट है। PC1 हमने फेडरल गवर्नमेंट को फराम कर दिया। खुदा करे कि उनको रहम आ जाए और वो इस स्कीम को जो है फेडरल PSDP का हिस्सा बनाएं। गो के कुछ पिछले दिनों फेडरल गवर्नमेंट के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब प्लानिंग कमीशन की मीटिंग से उन्होंने वॉकआउट किया था, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि बलूचिस्तान के जितने भी स्कीमात हैं उनमें कट नहीं लगेगा, डिलीट नहीं होंगी। और बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं इस बात पे भी कि नेक्स्ट फेडरल PSDP के लिए बलूचिस्तान के 25 अरब रुपए के स्कीमात जो हैं वो अप्रूव हो गए हैं। और इसमें मज़ीद कल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने मीटिंग में जो है अगेन ये मुतालबा किया है, उन्होंने गुजारिश की है, मुतालबा किया है कि ख़ुसूसन हमारा जो कोयटा कराची शाहरा है इसको ड्यूल कैरेज वे बनाया जाए। इसकी एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। आए रोज़ हादसात में हमारे कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, हमारे लोगों की शहादतें हो रही हैं। तो ये भी हमने फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश किया है। ये जो हमारे एक स्कीम मैंने अभी जिक्र किया 13.33 अरब का, इसका भी है। ख़ुद भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट नेक्स्ट हमारा बजट जो है हेल्थ ओरिएंटेड बजट होगा, फोकस रखेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को मज़ीद इम्प्रूव करने पे। इसी तरह जैसे मैंने जिक्र किया तो हमारे जो इस वक्त शेख ज़ायद हॉस्पिटल में सिर्फ 18 पेशेंट्स हैं, और जो उसमें क्रिटिकल हैं वो 12 हैं। लेकिन ये 12 जो है ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर जिसको कहते हैं, जिसे बाईपैप के ज़रिए उनको ऑक्सीजन फराम कीजिए। जो एक्सट्रीम क्रिटिकल पेशेंट है वो इस वक्त शेख ज़ायद में कोई भी नहीं। इसी तरह FJ में हमारे 49 पेशेंट इस वक्त एडमिटेड हैं, जिनमें 3 क्रिटिकल है, और वहाँ पे भी कोई वेंटिलेटर पे पेशेंट इस वक्त नहीं। BMC में टोटल 6 पेशेंट्स हैं और वहाँ भी कोई वेंटिलेटर पे पेशेंट इस वक्त नहीं है। तो ये खुश नसीबी की बात है। फर्टिलिटी रेट मैंने जिक्र किया कि 130 लोगों के अमवात वाक़ई हुए हैं, शहीद हुए हैं, और ये 2% बनते हैं कुल कोरोना केसेस के। लेकिन इसके अलावा जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं वो हम डेटा कंपाइल कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी तादाद भी ज़्यादा है। हम सब जानते हैं कि अमवात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और कल जो है आज तक 3 महीनों में सबसे ज़्यादा किसी एक दिन में जो अमवात वाक़ई हुए 11, जो बहुत बड़ी तादाद है, ये रिपोर्ट हुए हैं, और कुल तादाद इसकी 130 हो गई है। इसी तरह एक और खुशनसीबी की बात है कि रिकवरी रेट हमारा माशाल्लाह वो बड़ा बेहतर है, 36% है। 38 था, 36%। अब इसको फौरी तौर पे नेक्स्ट वीक से जो हमारा एक प्लान है रिकवरी रेट को बूस्ट करने का, इम्यूनिटी बूस्टिंग जो पैकेज है, वो जो हमारे जितने भी होम आइसोलेटेड जो कोरोना पेशेंट्स हैं जिनकी तादाद 4533 है, उनको घरों में ये पैकेजेस हम फराम करेंगे, जिसमें विटामिन C, मल्टीविटामिन, सप्लीमेंट्स, मेडिसन, मास्क, PPs वगैरह जो ज़रूरत है किसी ऐसे पेशेंट के लिए, वो किट, और प्लस चूँकि मॉस्किटो का सीज़न है तो उसमें मॉस्किटो नेट भी, वो उसका भी हम इजाफा करेंगे ताकि
लोगों को जो है ये सहूलत भी मौजूद हो, उनको अवेलेबल कर सकें और फिर जो रिकवरी रेट है उसको बूस्ट कर सकें। इसी तरह प्लाज्मा थेरापी इस वक्त जब तक वैक्सीन नहीं आता एक ब्लेसिंग के तौर पे ये ट्रीटमेंट पूरे दुनिया में सामने आई है। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, प्रोफेसर साहब, उनका शुक्रगुजार है। उसने इस मुल्क में ये बहुत बड़ा खिदमत है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनका उन्होंने आगाज़ किया है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी उन्होंने असिस्ट किया। उन्होंने 10 किट्स पहले हमें फ़राहम किए और हमारी जो आरबीसी है, ये भी आपको बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी आरबीसीज़ हैं, मेरे ख्याल में 9 उनकी तादाद है। बलूचिस्तान की जो आरबीसीज़ है, जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जिसको रन कर रही है, ये पहले आरबीसी है जिसने प्लाज्मा थेरापी का आगाज़ किया और किसी ने नहीं किया। बाकी प्राइवेट सेक्टर्स में ज़रूर होगा, हमारे आरबीसी ने ये इसका आगाज़ किया है। और 10 जो प्लाज्मा हमने डोनर से लिए, उसको प्रोसेस करने के बाद पेशेंट्स पे जब उसको अप्लाई किया गया तो 8 पेशेंट्स आपके मुकम्मल रिकवर हो चुके हैं। और हमने अब प्लान किया है कि 3600 किट्स फौरी तौर पे प्रोक्यूर कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि 3600 वो पेशेंट जो पहले कोरोना के पेशेंट थे, बाद में शफायाब हुए, उनका प्लाज्मा लेंगे। और एक इस प्रोसेस पे जो है किट समेत 50,000 रुपया खर्चा आता है और 2,500 रुपये दीगर उसके जो टेस्ट हैं, जिनमें हेपेटाइटिस बी, सी या दीगर हैं, उस पर भी 2,500 खर्चा आता है। तो 52,500 एक प्लाज्मा टेस्ट कंडक्ट करने पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है ये ख़र्चा वो बेयर करेगी। और फौरी तौर पे हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं तमाम उन पेशेंट से जो रिकवर हुए हैं और अब अल्लाह ने उनको एक मौका दिया है कि अपने हम वतनों का खिदमत करते हुए अल्लाह के हजूर सवाब भी इसका है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। अब तक बहुत कम लोग आए हैं, बहुत ही कम लोग। हम पूरा अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं आप सब से कि ऐसे लोग जो रिकवर कर गए, बाकी लोग भी रिकवर हो सकते हैं उनके इस प्लाज्मा डोनेशन के साथ। और इस अमल का अब तो 3600 हमने किट्स का प्लान किया है। अगर फौरी तौर पे 3600 डोनर सामने आते हैं तो मज़ीद इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये एक उम्मीद की किरण है। प्लाज्मा थेरापी प्लस इम्यूनिटी बूस्टिंग पैकेज, ये दो वो अमाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए ये उम्मीद की किरण है हमारे आवाम के लिए जो गवर्नमेंट फराम कर रही है। और ये दोनों इंशाल्लाह जब कंबाइन होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह शफा देने वाला है। जितनी केसेस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उसी तेज़ी से रिकवरी रेट भी बढ़ेगी और फिर कोरोना का जो तदारुक है, जो कंट्रोल है, मुकम्मल हम इसको खात्मा तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर है वैक्सीन और मेडिसिन जब तक नहीं आती, लेकिन बहुत हद तक जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो हमारा वज़ीर आला साहब का जो विज़न है उसके तहत हम इसको जो है काबू कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं, सिनेरियो हमने अपना भी देखा है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी साथ साथ चलते रहें, क्योंकि एक मुल्क में एक सूबे को आप मुकम्मल लॉकडाउन करें, मुकम्मल भी, बाकी सूबों में अगर लॉकडाउन नहीं होती, आप 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद लॉकडाउन ज़ाहिर आप लिफ्ट करते हैं, फिर लोगों की मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो फिर मुतासर होना लोग शुरू हो जाएंगे, फिर आपको शुरू से आगाज़ करना पड़ेगा। तो नेशनल नैरेटिव, नेशनल पॉलिसी और नेशनल स्ट्रेटजी के साथ साथ सूबों ने अपने अपने मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हमने फ़ैसला किया है। सपोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो तकरीबन 1 माह कबल पूरे मुल्क में दीगर सूबों में बैन लिफ्ट कर दी गई थी, लेकिन हमने अभी जाके 5 दिन पहले वो बैन लिफ्ट किया है। तो अपने तौर पे भी हमने इस तरह के फ़ैसले किए और हमारा जो फ़ैसला है इस वक्त, मैं आपको जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, तदारुक के लिए जो हमारा जो स्ट्रेटजी है, इस पे अगर आप तवज्जो दें कि जिसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग सिस्टम प्लस प्लाज्मा थेरापी, इस पे हमने फोकस किया है, जिसका ये मतलब है कि लोग अगर कोरोना से मुतासर होना शुरू होंगे तो रिकवर करने भी शुरू हो जाएंगे और रिकवरी रेट जब बढ़ती है तो फिर जाहिर है कि जो सख्त लॉकडाउन है उसका शायद ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है और कोई बहुत बड़ी स्पाइक आती है, बहुत बड़ी लहर कोरोना की सामने आती है जिसका ख़दशा भी है, और लोग इसी तरह गैर जिम्मेदारी का अगर मुजाहरा करें, SOPs को फॉलो नहीं करें, तो फिर गवर्नमेंट के साथ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन वाकई नहीं रहता। परसेंटेज है जो आज मेरे हाथ में जो परसेंटेज है, जो डेटा है, मैं इसको मद्देनज़र रखते हुए तो कोई प्रेडिक्शन कर सकता हूँ
لیکن بہت آگے جا کے میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا. آج کی تاریخ میں جیسے میں نے کہا کہ 13% آپ کا اوور آل جو ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کرتے تھے اس کا 13% جو ہے پازیٹیو کی شرح تھی, جو اب 22% ہے. پر ڈے جو کل کی ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے 30% پازیٹیو کیسز. بلوچستان کی دور دراز ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ اب بارکان میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا, کولو میں 1 کیس سامنے آیا ہے, صوبت پور میں 2 ہیں یا 3 ہیں. مینلی جو ہے 84% آپ کے کوئٹہ کے لوگ متاثر ہیں, 2.2 قلعہ عبداللہ ہے, پھر 2.2 جو ہے آپ کا پشین ہے, 2.1 جو ہے جعفر آباد ہے, باقی اضلاع 1.0.05% 6 یعنی بہت کم ہے. کوئٹہ کو اگر ہم مکمل قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پشین اور قلعہ عبداللہ میں نے ذکر کیا یہ, اور پھر جعفر آباد, تو پھر آپ کے کیسز زیادہ نہیں بڑھیں گے. کوئٹہ کے شہری پڑھے لکھے بھی ہیں, یہاں پر مڈل کلاس بھی بلوچستان کا یہاں پر رہتے ہیں, سیوک سینس بھی زیادہ ہے. تو کوئٹہ کے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ آپ 84% کیسز آپ کے پازیٹیو ہیں, آپ کی رسپانسبلٹی اب زیادہ ہے. اور جو ہماری مارکیٹس میں جو تاجر تنظیموں نے سب سے زیادہ پریشرائز کیا گورنمنٹ کو, مطالبات کیے, وہ بھی کوئٹہ کے تھے, پبلک بھی کوئٹہ کی. اور اب تو پرائیویٹ اسکول کے جو اونرز ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکول کھولیں گے, اور بچوں کو جو ہے وہ اس رسک میں ڈالنا چاہتے ہیں, جو اب ظاہر ممکن نہیں ہے جب تک بلوچستان گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ ہم مل کر 15 جولائی تک جو تعطیلات ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. کسی میں انشاءاللہ اس طرح ضرورت بھی نہیں ہے, اگر کوئی پرائیویٹ اسکول اپنے طور کھولے گا تو قانون حرکت میں آ جائے گی. لیکن میں لوگوں کا مزاج آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ شرح اگر بڑھ بھی جاتی ہے, میں اگین دہراتا ہوں کہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے بلوچستان گورنمنٹ کی کہ کورونا کے پھیلاؤ کو بہت ہم جو ہے اس کو اسپیڈ کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں, اور ساتھ اس سلو ڈاؤن میں جتنے بھی کیسز سامنے آتے ہیں فردر ان کو شفایاب صحت یاب کرنے کے لیے جو ریکوری ریٹ ہے اس کو ہم بڑھائیں گے. وہ بڑھتا ہے پلازما تھراپی اور امیونٹی بوسٹنگ پیکیجز سے. تو پھر ظاہر ہے کہ کورونا جو ہے بلوچستان میں کنٹرول میں آ جائے گا. اگر کنٹرول سے باہر نکلتی ہے, ہنگامی صورتحال ہوتی ہے, تو پھر لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ بہت سارے آپشن گورنمنٹ کے ٹیبل پہ موجود ہیں. اچھا, اپوزیشن کو کیا یقینی کرائیے؟ پہلے تو بیانات سامنے آ رہے تھے کہ اپوزیشن جو ہے مفاد ہے ان کا مفاد کے لیے جو ہے آ رہے ہیں, اور ایک مرتبہ پھر آپ کے وزراء جو ہے وہ اپوزیشن کے سامنے گئے اور ان سے 2 دن کا وقت مانگ لیا ہے. کیا کوئی ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ سامنے آئے ہیں؟ آپ تو ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. جون میں اچانک ان کا نمودار ہونا, یہ خود ایک کہانی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور کل جو کہانی گڑھا گیا ہے یہ سیاسی تاریخ میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہم نے دیکھا یا پڑھا ہو کہ آپ ایک ایم پی اے کا من گڑت سٹوری گڑھ کے لوگوں کو, اپنے ورکر کو میسج کنوے کرتے ہیں کہ گرفتاری ہوئی ہے اور روڈ بلاک کرتے ہیں. اور جس ایم پی اے کا انہوں نے ذکر کیا وہ یہاں پہ ریڈ زون میں اس وقت موجود تھا, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اپنے ایم پی ایس کے ساتھ. کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی, اور لوگوں کو ناحق کل تکلیف دیا گیا, ان کو ڈسٹرب کیا گیا, مسافروں کو تکلیف دی گئی, ایمبولینسز ڈسٹرب ہوئے. ٹویٹر پہ آپ جائیں, بہت سارے لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے. ایسے لوگ جو کراچی سے آئے تھے ان کو مشکلات کا سامنا, اور انہوں نے خود وٹنس کیا ہے کہ 4 ایمبولینس کھڑے تھے, ان کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا. تو اس طرح کا من گڑت انہوں نے کہانی گڑھ کے جو روڈ بلاک کیا. میں کہتا ہوں عوام سے معافی بھی مانگی جائے. عوام پہلے مشکلات میں ہیں, کورونا کی جو صورتحال ہے, پھر لوگوں کو آپ اکٹھے کرتے ہیں, ایس او پیز کی وائلیشن ہوتی ہے, 144 کی وائلیشن کرتے ہیں, باقی کوئی پی ایس ڈی پی میں اسکیمات مانگتے ہیں. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ جائیں خود چیک کریں کس ضلع میں 2 ارب, پونے 2 ارب اس سے کمتر کے کام نہیں ہوئے, کہاں میگا پروجیکٹ شروع نہیں ہوئے. تمام بلوچستان میں 62 ایکڑ پہ محیط اسپورٹس کمپلیکسز جو ہم نے شروع کرنے تھے, یہ 3 ماہ قبل کورونا کی وجہ سے بہت سارے ہمارے اسکیمات رک گئے. کس ہاسپٹل میں کام نہیں ہوا, کون سا ضلع متاثر ہے, کون سا حلقہ متاثر ہے, کہاں پہ کام نہیں ہوا. گزشتہ اسمبلی میں تو اپوزیشن کے بڑے معتبر ایم پی ایس کے ایم پی اے فنڈ تک روک لیے گئے تھے. ہم نے تو کسی کا 1 روپیہ نہیں روکا. ہم تو پورے بلوچستان کو یکساں ڈیولپ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ انڈیویجول اس کے ڈسپوزل پہ سارے کام کیے جائیں, اور میں نہیں کہنا چاہتا
کہ یہاں پہ ماضی میں کانٹریکٹرز ہیں معاملات رہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان تمام اپوزیشن ایم پی ایز کو ہم نے پورے ان کرونا کے اس 3 ماہ پیریڈ میں جو ہم نے راشن تقسیم کی, سب کو ہم نے آن بورڈ لیا. ڈسٹرکٹ فوڈ کمیٹیز کی یہ ممبر تھے, سب آتے رہے, ڈی سیز کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کیے, ہم نے ان کو راشن کے بیگز دیے, انہوں نے اپنے کانسٹیچوئنسی میں فراہم کیے. اس وقت تک سب ٹھیک تھا, اس وقت کورونا پہ کوئی ایشو نہیں تھا. اور جو لوگ آج سامنے آئے ہیں جون میں, کاش 1 مہینہ پہلے آتے جب لوگوں کو راشن کی ضرورت تھی, جب این جی اوز لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے, جب گورنمنٹ آف بلوچستان لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی, جب وزیر اعلیٰ بلوچستان لوگوں کے پاس جا کے بالمشافہ ان کی خدمت بھی کر رہے تھے, ان کو گزارش بھی کر رہے تھے کہ وہ ایس او پیز کا خیال رکھیں. کاش اس طرح کے ویژولز 1-2 مہینے پہلے بھی دیکھنے میں آتے, کاش ایسے ویژول بھی سامنے آتے کہ لوگوں کو ایس او پیز پہ پابند کرتے. آپ خود جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے ایم پی ایس کہاں ہیں, ہمارے نمائندگان کہاں ہیں, ان کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے اپوزیشن والوں کو. یہ بلوچستان گورنمنٹ ہے, ہمارے منسٹر صاحبان ہیں, ہمارے ایم پی ایز ہیں, جو ہم نے اپنے عوام کو قطعاً اکیلا نہیں چھوڑا, ان کے ساتھ رہے, ان کے مسائل حل کیے, ان کے ہر ایک مطالبے کو سنا, اور اسی مطابق کوئی ایک سیکٹر ایسا نہیں بلوچستان میں جس کو ہم نے نہیں سنا ہوا. تاجر تنظیمیں ہیں, ہم نے لاک ڈاؤن بھی کیا, ریلیکس کیا, راشن فراہم کیے. آج بلوچستان میں آپ جائیں لوگ خوش ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کا جو ویژن ہے, جس طرح ہم نے اس پورے آپریشنز کو ہم نے ڈیل کیا ہے, لوگوں کی خدمت کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بلوچستان کی خوش نصیبی ہے کہ کرونا کے اس وبا کے دوران ان کا وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب ہیں, جو ڈیڈیکیٹڈ انتہائی کمیٹڈ, اپنے وطن دوست, اور جس پہ کوئی ایک شخص 1 روپے کا کرپشن ثابت نہیں کر سکتا. تصور نہیں ہے اس بات کا, تصور بھی نہیں ہے. اور اپنے لوگوں کے لیے وہ خدمت کر رہا ہے دن رات ایک کر کے. اور اپوزیشن کی وہ جماعتیں جن کو اپنا سیاست ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے, جن کی نظریں اپنے نیکسٹ الیکشن پہ ہے, اور جس طرح بلوچستان گورنمنٹ کام کر رہی ہے, عوام اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں. ان کو عوام نے جو ہے مسترد کیا ہے, اور اس سے زیادہ مسترد کیا ہو, اور ہونا بھی چاہیے. کہ کہاں تھے یہ لوگ گزشتہ 3 مہینے میں, آپ بتائیں, جب لوگوں کو راشن کی ضرورت تھی, کیوں لوگوں کے پاس نہیں گئے, کیا انہوں نے صرف کیا لوگوں کو. تو بہرحال ہمارے جو آپ نے کہا کہ ہمارے منسٹر صاحبان ان سے مذاکرات, ظاہر ہے جمہوری عمل ہے, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن جمہوری پارٹیوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر واقعی آپ کا کوئی اریسٹ ہوتا ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ روڈ بلاک کرتے ہیں, جو کرتے ہیں, لیکن من گڑت قصے کہانی گڑھ کے سیاسی فضا میں نیا جو ہے کلچر کا اضافہ نہ کریں کہ کل سب اسی طرح کی حرکتیں شروع کریں اور پھر عوام کو تکالیف دیتے رہیں. میں آخر میں اگین کہتا ہوں کہ جن لوگوں سے یہ غلطی سرزد ہوئی وہ عوام سے معافی مانگیں. بہت شکریہ. پروجیکٹس انفراسٹرکچر 2500 کلومیٹر ہمارے جو کرنٹ پی ایس ڈی پی ہے اس کا حصہ ہے بلوچستان میں, ہم جس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. اسپورٹس کمپلیکسز, فٹسالز, 434 نئی اسکولیں, دور دراز کے جو ہاسپیٹلز ہیں ان کی ریویمپنگ, وہاں پہ جو کڈنی کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے ڈائلیسس کی سہولیات. ہر ایک ڈویژن میں ایکولی جو لیبز ہیں, موبائل لیبز, موبائل کلینکس جس میں تمام فیسلٹیز موجود ہوتے ہیں, ایکولی ہر ایک ڈویژن کو ہم نے دیا ہے. ایکولی بلوچستان میں آبنوشی کی اسکیمات, بڑے بڑے ڈیمز, نولنگ ڈیم, جلمکسی, بولان ڈیم. نولنگ ڈیم جو ہے بلوچستان کی تاریخ کا پہلا ڈیم ہوگا جس سے 5.5 میگا واٹ ہائیڈرو الیکٹرک جو ہے جنریٹ ہوگا. بلوچستان کی تاریخ کا پہلا کینسر ہاسپٹل. پیڈز کے لیے آپ کے سول ہاسپٹل میں بلاک کا افتتاح ہو چکا ہے. یہ ملٹائی جو میگا پروجیکٹس ہیں یہ ہماری ٹاپ پریورٹی ہے. سیکنڈ پہ تمام ایم پی ایز کو ان کی کانسٹیچوئنسیز میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ان کو ایلوکیشن کی گئی. تھرڈ یہ ہے کہ الیکٹڈ نان الیکٹڈ کوئی نہیں ہوتا, سب بلوچستان کے لوگ ہیں. کوئی بھی, ابھی ہم نے وکلا کے لیے 50 لاکھ روپے کورونا میں ہم نے ان کے ریلیف کے لیے ریلیز کیے ہیں, ہم نے صافی برادری کے لیے کیے ہیں, ہم نے ڈاکٹرز کے لیے کیے ہیں, ہم نے پولیس کے لیے کیے ہیں. 2.2 بلین صرف پولیس کی اپ گریڈیشن کے لیے ہم نے دیے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں, کوئی جینون اسکیم ہے, اچھی اسکیم ہے, جو بھی سامنے لاتا ہے بلوچستان گورنمنٹ اس کو انٹرٹین کرتا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ عوام کے مفاد میں ہم ضرور کرتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے, سریاب کے لیے 1 ارب سے زائد کا ڈاکٹر مالک صاحب نے پیکیج دیا. پورے سریاب میں کام جب انہوں نے شروعات کی, اس وقت کے ایم پی ایز کسی نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا.
ये कौन सा नया एक बदनीयती पे मबनी सोच है कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। आप इलेक्टेड हैं, जो आपको फंड मिला उसको तो आप अच्छी तरह से लगाएं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर एमपीज़ ये भी तो करते हैं ना कि पसंद नापसंद की बुनियाद पे आप उनको पैसे दे, पसंद नापसंद की बुनियाद पे वो खर्च करते हैं। बहुत सारे एरियाज़ वो रह जाते हैं। इस बार तमाम एरियाज़ को यकसा स्कीमात दिए गए। नेक्स्ट प्लान भी यही है कि यकसा होंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे। मनमानी लोगों का हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे कि वो रिवायती तौर पे छोटे छोटे नालियाँ, टफ टाइल, ऐसे स्कीमात में पैसे ज़ाया करें। अच्छी स्कीमात बनेंगे, प्रो पब्लिक स्कीमात बनेंगे, आवाम के मुफादात में स्कीमात बनेंगे और आवाम के मुफादात में हम काम करेंगे। और तमाम असम्बली के अराकीन जो है वो इंशाअल्लाह उनको उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें यकसा काम किया जा रहा है। ये जो तरीक़ाकार है ये गैर मुनासिब है। मैं ये समझता हूँ कि अगेन मैं गुजारिश भी करता हूँ अपोजिशन के अराकीन से कि बलूचिस्तान के आवाम को इस वक्त उनकी ज़रूरत है। बलूचिस्तान के आवाम को इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है। इस तरह तनकीद की ज़रूरत नहीं है। कोरोना का वबा है, इसमें वो अपना किरदार अदा करें। कोरोना का मामला ख़त्म होगा तो फिर वो एहतजाज भी करें, मुजाहरे भी करें और मुतालबात भी करते रहें। शुक्रिया। स्कीमात तो जब निकाले गए थे 47% हमारे स्कीमात तो उन्होंने डिलीट किए थे। उस पर वज़ीर आला साहब ने ख़ुद एहतजाजन वॉकआउट किया। और अभी जो है 85 अरब के नए स्कीमात आए हैं, उसमें कोयटा कराची शारा वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। और आपका जो आप बता रहे हैं ये सारा मतलब हमारा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कमिटमेंट किया कि मैं डिलीट होने नहीं दूंगा कोई स्कीम। लेट्स सी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो वो कमिटमेंट है उस पर वी होप कि इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। जी उनको सिर्फ हमने जो शेल्टर लेस स्कूल्स हैं उनमें वाश की फैसिलिटी फराम की। 434 स्कूल जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बेस पे हमने रखे थे, लेकिन कुछ उसमें कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन रहा, ज़ाहिर है न लेबर मिल सकता था आपको, न काम हो सकती थी, ऑफिसेज बंद थे, वो थोड़ा मुतासिर हुआ है। पिछले बजट में भी कंपेरेटिव 13% हमने इजाफा रखा था एजुकेशन के लिए। इस दफ़ा भी अभी वो बजट बन रहा है, उसमें भी फोकस हेल्थ एजुकेशन ही रहेंगे। और एजुकेशन में 20,000 के करीब टीचर्स व दीगर नॉन टीचिंग स्टाफ हम जो है वो अपॉइंट कर रहे थे। टेस्ट इंटरव्यू भी शुरू हो गए, कुछ अपॉइंटमेंट हो गई, बाकी ये कोरोना की वजह से ये अब वो रह गए हैं, उसको भी हम शुरू करेंगे। और सिंगल टीचर जो स्कूल्स हैं उनको भी हम देख रहे हैं, उसमें भी हम इजाफा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में देखें हमारा फोकस है, हमारी टॉप प्रायोरिटी एजुकेशन है। इस वक्त चूँकि एक हंगामी सूरत हाल है, हेल्थ है, अदरवाइज़ हमने अपने बच्चों को तालीम देना है, एजुकेशन को बेहतर करना है। तमाम गर्ल्स कॉलेजेस को हमने बसेस फराम की ताकि हमारी जो बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी ख़वातीन जो स्टूडेंट हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू ना हो। ऑलमोस्ट आपके तमाम गर्ल्स कॉलेजेस में फुटसाल उनके स्पोर्ट्स के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए हमने इस्टेब्लिश कर लिए हैं। इस तरह के मज़ीद भी पैकेजेस इंशाल्लाह सामने आएंगे। अभी बजट आने वाला है, अंडर प्रोसेस है, अपडेट मिल जाएगा। जी कोई और